अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने नेचर ऑफ लाइट को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का है। और इसी के अंदर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। और फिर इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट को पढ़ने के बाद यानी कि इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसका जो एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट के बाद जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो पढ़ने के बाद हम लोग रैम्बो के ऊपर जंप करेंगे। एक नेचुरल जो हमारे पास प्रोसेस है या फिर एक नेचुरल चीज़ है कि रैम्बो किस तरह से फॉर्म होता है कि जो बारिशों के बाद अक्सर हम लोग जो है वो इवनिंग के अंदर या फिर मॉर्निंग के अंदर आसमान में देखते हैं कि बारिश होने के बाद हमारे पास जो है वो रैम्बो फॉर्म हुआ होता है। तो वो किस तरह से फॉर्म होता है उसके पीछे भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ही फिनोमेना होता है। तो ये भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट से कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। जी तो ये हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट है और ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर यानी कि 6, 7 और 8 के अंदर अपनी साइंस की बुक के अंदर जो है वो काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कौन सी कि जो हमारे पास सनलाइट होती है या फिर जो वाइट लाइट होती है ये 7 कलर्स से मिलके बनी होती है। इतना तो सबको पता होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर जो है उसको डीप के अंदर स्टडी करेंगे यानी कि रीज़न देखेंगे कि सनलाइट किस तरह से 7 कलर्स के अंदर मिलके बनी हुई है और डिस्पर्जन का जो फिनोमेना होता है ये किस तरह से हो रहा होता है इसके अंदर। सबसे पहले अगर डेफिनेशन पढ़ें तो व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट, जिसे हम लोग वाइट लाइट भी बोलते हैं, फॉल्स ऑन प्रिज्म, कि जब सनलाइट किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ती है या फिर प्रिज्म के अंदर एंटर होती है, इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स। तो वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है या फिर डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स के अंदर। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को यानी कि इस स्प्लिटिंग को कि जिसके अंदर हमारे पास बीम ऑफ सनलाइट स्प्लिट हो जाए 7 कलर्स के अंदर, इस वाले फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने परफॉर्म किया या फिर सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट थे वो? न्यूटन। न्यूटन ने जो है सबसे पहले हमारे पास ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये बात बताई हमें कि जो सनलाइट होती है ये 7 कलर से मिलके बनती है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, तो हम इसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके रीज़न के ऊपर या फिर इसकी डिटेल्स के अंदर जाएंगे कि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, वर्डिंग बेसिकली हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे, सिर्फ इसको समझ रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस रूम के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको कम्प्लीटली डार्क करना पड़ेगा, अंधेरा करना पड़ेगा, थोड़ी सी भी सनलाइट जो है वो कहीं से भी ना आए उस रूम के अंदर। फिर आप क्या करो कि एक होल कर दो दीवार से या फिर किसी भी तरह से जो है वो एक होल करो जिसके अंदर से सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट जा रही हो। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों के अंदर भी कहीं अगर छोटा सा सुराख होता है तो वहाँ से जो है वो बीम ऑफ लाइट आ रही होती है। तो काफ़ी छोटा सा आप जो है वो होल करो और होल से अलाउ करो एक बीम ऑफ लाइट को। बीम ऑफ लाइट हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ पहले चैप्टर नंबर 13 के शुरू में शायद पढ़ा था कि बीम ऑफ लाइट जो वो काफ़ी सारी रेज से मिलके बनी हुई होती है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक बीम ऑफ लाइट को, बीम ऑफ सनलाइट को अलाउ करेंगे कि वो पास हो। फिर आपने क्या करना है कि इस बीम ऑफ लाइट के रास्ते के अंदर, इसके पैथ के अंदर एक प्रिज्म रख देना है और इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो बीम ऑफ लाइट है ये एंगल के ऊपर जाके जो है इसके मतलब ऑब्लिकली जो है इसके ऊपर जाके फॉल कर रही हो। तो होगा क्या कि ये जो बीम ऑफ लाइट है आप देखोगे कि ये स्प्लिट हो जाएगी काफ़ी सारे कलर्स के अंदर। ये हमने सिर्फ 2 जो है बीच में बनाए, इसके अंदर जो बहुत सारे मतलब काफ़ी सारी रेज जो है वो आएंगी, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम बोलते हैं कि 7 रेज है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से बना लें 7 रेज, फर्ज करेंगे ये 7 रेज ही हैं यहाँ पे बनी हुई 7 रेज है। ऑर्डर क्या होगा इनका कि सबसे आखिरी में जो हमें रे नज़र आएगी वो वायलेट होगी, वायलेट। इसके बाद वाली जो होगी वो आपके पास इंडिगो, इंडिगो, और इसके बाद वाली जो है वो ब्लू, इसके बाद वाली ग्रीन और इसके बाद वाली येलो, फिर आपके पास आएगी ऑरेंज और फिर आपके पास जो सबसे आखिर में आएगा वो रेड आएगा यानी कि रेड कलर आएगा।
तो ये हमारे पास बीम ऑफ लाइट थी और इसको किस तरह से हमने प्रिज्म के ज़रिए से पास करवाया, प्रिज्म के ज़रिए से पास करवाया और ये स्प्लिट हो गई अपने कंपोनेंट्स के अंदर, अपने जो है वो कलर्स के अंदर, जिन्हें हम लोग याद रखने के लिए विबग्योर पढ़ते हैं। विबग्योर, इनका पहला अगर वर्ड यहाँ पे लिखें तो विबग्योर, इस तरह की कुछ एब्रीविएशन बनती है। तो ये तरीका होता है इसको याद करने का कि इनका ऑर्डर क्या है। सबसे आखिर में हमें जो है वो वॉलेट नज़र आएगा कलर, फिर इंडिगो वाली रे, फिर आपके पास जो ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे आखिर के अंदर जो आपके पास रेड। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ये कलर्स जो हैं ये अलग से कोई चीज़ें नहीं होती। मतलब काफ़ी सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे पास कलर हैं ये असल में मौजूद होते हैं। मतलब जैसे फ़र्ज़ करो कि मेरे पास ये एक पेज है, ये येलो नज़र आ रहा है मुझे, तो मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था और आप लोगों का भी यही होगा अभी कि ये जो हमारे पास पेज है इसके अंदर येलो कलर है। मतलब ये वाला जो हमारे पास पेज होगा ये येलो कलर का होगा, ये मटेरियल येलो कलर का होगा। असल में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास एक और चीज़ है, ये इसका जो मटेरियल है ये हमारे पास जो रेड कलर का है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर मटेरियल कॉन्सेप्ट ये सबसे आखिर में हम लोग दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे इसी चीज़ को कि ये चीज़ें हमें जो है वो कलरफुल क्यों नज़र आती हैं हमारे इर्द गिर्द। असल में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये कलरलेस होती हैं, इनका अपना कोई कलर नहीं होता। ये सनलाइट की वजह से हमें जो है ये चीज़ें कलरफुल नज़र आ रही होती हैं। आप इसी चीज़ को उठाओ और रात में देखो, कंप्लीटली डार्क कर दो कमरे के अंदर, थोड़ी सी भी लाइट जो है इसके ऊपर ना पड़े, इसको देखो, नज़र ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सनलाइट के अंदर जो येलो कलर होता है उसकी वजह से ये जो हमारे पास मटेरियल है ये हमें येलो नज़र आ रहा है। और ये जो हमारे पास रेड है, सनलाइट के अंदर रेड कलर है या फिर रेड वेव है, उसकी वजह से जो है ये हमें रेड नज़र आ रहा है। इस मटेरियल का अपना कोई कलर नहीं होगा। ये भी थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। और यही 7 कलर्स नहीं होते या फिर यही 7 वेव्स नहीं होती। अक्सर मैट्रिक लेवल के ऊपर बच्चों को यही बताया जाता है कि हमारे पास जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। और मतलब ये चीज़ तो हमने बचपन में भी सीखी हुई है, 6, 7, 8 क्लास के अंदर भी सीखी हुई है। तो नया क्या है? मतलब यहाँ पे ये सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते। इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि चलो सनलाइट अगर 7 कलर से मिलके बनी हुई है तो हम अपने इर्द गिर्द तो वैरायटी ऑफ कलर्स देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स देख सकते हैं हम लोग। मतलब इनके अलावा भी ग्रे होता है और पता नहीं कौन कौन से शेड्स के कलर्स होते हैं, तो वो कैसे नज़र आ रहे होते हैं? अगर सनलाइट सिर्फ इन 7 कलर से मिलके बनी हुई है तो वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब इसके अलावा जितने भी कलर्स हैं वो हमें कैसे नज़र आ रहे हैं? तो ये गलत कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों को बचपन से ही जो है वो सही करवाना चाहिए कि सनलाइट सिर्फ 7 कलर से मिलके नहीं बनी होती, इसके अंदर सिर्फ 7 रेज नहीं होती बल्कि इनफाइनाइट रेज होती है, इनफाइनाइट कलर्स होते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कलर का कॉन्सेप्ट सही करना पड़ेगा कि कलर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेव्स होती हैं। और कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइट को डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और यहाँ पे हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि बीम ऑफ लाइट को कंसिडर किया था। और बीम का मतलब हमें पता है कि बीम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी रेज होती हैं, यानी कि काफ़ी सारी वेव्स आती हैं। और चूँकि यहाँ पे हमारे पास लाइट की बीम थी तो इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी सारी जो थी इस बीम के अंदर मौजूद थी, जो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही थी। इस प्रिज्म ने क्या किया कि इनको स्प्लिट कर दिया, इनको रिफ्रैक्ट कर दिया, और हर वेव जो है वो आपके पास, हर रे जो है वो आपके पास डिफरेंट एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हुई है या फिर डिफरेंट एंगल के ऊपर जो है रिफ्रैक्ट हुई है। इसका कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ी देर बाद जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो काफ़ी सारी रेज थी या फिर ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये डिफरेंट एंगल के ऊपर क्यों रिफ्रैक्ट हुई हैं या फिर इनकी रिफ्रैक्शन जो है वो कम या ज़्यादा क्यों है। वॉलेट की जो आपके पास रिफ्रैक्शन है सबसे ज़्यादा है, रेड की जो रिफ्रैक्शन है वो कम है। इसके पीछे जो रीज़न है उसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने ये पढ़ा कि ये जो हमारे पास कलर्स हैं वेव्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सारी की सारी। अब अगर ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर वेव्स हैं तो फिर ये हमें अलग अलग क्यों नज़र आ रही है? मतलब ये हमें वॉलेट क्यों नज़र आ रही है, ये जो है ये हमें इंडिगो का फील क्यों दे रही है, ये रेड क्यों नज़र आ रही है? मतलब हमारी आंख के अंदर हमारी आंख जो है वो इसे हमें रेड क्यों बता रही है? तो इसके पीछे जो रीज़न है कि ये सारी की सारी वेव्स हमें डिफरेंट फील क्यों देती हैं, यानी कि ये रेड क्यों नज़र आती है, ये ऑरेंज क्यों नज़र आती है, ये येलो क्यों नज़र आती है,
तो ये डिपेंड करता है हमारे पास वेवलेंथ के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर कि हमारे पास रेड की जो वेवलेंथ है वो कुछ और है, इस ऑरेंज की जो वेवलेंथ है वो कुछ और होगी, येलो की वेवलेंथ जो है वो कुछ और होगी। हम यहाँ पे जो है वो एक रेंज लिख लेते हैं, रेड से लेकर, या सिर्फ रेड और वॉयलेट को देख लेते हैं, रेड और यहाँ पे वॉयलेट। वॉयलेट जो है वो हमारे पास स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से, 400 नैनोमीटर, और रेड जो है वो आपके पास 700 नैनोमीटर, यानी कि ये वेवलेंथ है, ये लैम्डा की वैल्यू है, ये लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतनी वेवलेंथ के साथ आई और वो आपकी आंख के अंदर गई तो आपको क्या फील होगा, उसका कलर क्या नज़र आएगा, वॉयलेट। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी आंख के अंदर जाए जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के करीब करीब हो तो वो आपको क्या फील देगी, रेड, यानी कि वो आपको जो है वो रेड नज़र आएगी, वाली वेव आपको रेड नज़र आएगी। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे बैंड ऑफ कलर आया, ये स्क्रीन था, ये हमारे पास स्क्रीन थी, और ये जो आपके पास बैंड ऑफ यहाँ पे कलर्स आया है, कलर्स का एक पूरा बैंड आया है, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम, इसे हम लोग सोलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन कहलाता है ये विजिबल रीजन कहलाता है। बेसिकली अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, जो हम अगली कुछ वीडियोस के अंदर जो वो डिस्कस करेंगे, तो उसकी अच्छी खासी रेंज होती है, अच्छी खासी रेंज होती है। उसके अंदर आपके पास इंफ्रा रेड रेज भी आती हैं, अल्ट्रा वॉयलेट भी आती हैं, विजिबल रीजन भी आता है, एक्स रेज भी आती हैं, रेडियो वेव्स भी आती हैं, उसके अंदर सारी की सारी वेव्स आ जाती हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसका एक पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि हम उसी का थोड़ा सा पार्ट देखें, तो यहाँ पे आपके पास विजिबल रीजन है, ये आपके पास विजिबल रीजन है, और इससे पीछे जो होगा वो आपके पास, अगर यहाँ पे हम रेड रख रहे हैं, यहाँ पे रेड रख रहे हैं और यहाँ पे वॉयलेट रख रहे हैं, इसके पीछे जो आपके पास रीजन होगा वो इंफ्रा रेड आपके पास वेव्स का होगा, और यहाँ पे आपके पास अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स का होगा। ये वाला जो रीजन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास विजिबल रीजन कहलाएगा, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन का मतलब कि ये हमें नज़र आ सकती है, हमारी आंख के अंदर जो कैपेसिटी है देखने की, कि वो वेव्स को, कितनी वेव्स को देख सकता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 700 नैनोमीटर से लेकर, अप्रॉक्सीमेटली 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। सेम उसी तरह जिस तरह हमने साउंड के लिए पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑडिबल साउंड होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जाता है। मतलब इतना साउंड होगा या इतनी वेव होगी साउंड की तो वो हम लोग सुन पाएंगे। इससे ऊपर जाएगी तो वो अल्ट्रा हमारे पास सोनिक वेव्स हो जाती हैं, इससे पीछे जाती थी तो हमारे पास इंफ्रासोनिक वेव्स हो जाती थी। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर उनकी वेवलेंथ इनके दरमियान हो तो वो हमें नज़र आएगी, वो हमें नज़र आएंगी। जितनी भी वेव्स होंगी इनके दरमियान, जितनी भी वेव्स आ रही होंगी वो हमें नज़र आएंगी। इससे ऊपर गई तो वो हमें नज़र नहीं आएगी, वो अल्ट्रा वॉयलेट की कैटेगरी के अंदर जाएंगी। और इससे पीछे हुई अगर मतलब, तो फिर हमें जो वो वाली जो वेव्स होंगी वो इंफ्रा रेड होंगी। हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं विजिबल वाले रीजन को। और हमने जो पहले बात की कि जो हमारे पास ये कलर्स होते हैं, ये सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते बल्कि इसके अंदर इनफाइनाइट यानी कि मिलियंस ऑफ वेव्स आती हैं, वो भी अभी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये बात की कि अगर 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी तो जो वेव हमें दिखेगी उसका जो फील आएगा वो वॉयलेट कलर, मतलब वो वॉयलेट कलर की दिखेगी हमें। अच्छा, अब वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट ये, या फिर यहाँ से अगर हम लोग वेवलेंथ बढ़ाना स्टार्ट करें, और अगर आप लोग स्पेक्ट्रम को देखो, सबसे पहले तो अगर आप लोग स्पेक्ट्रम को देखो, यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा दूंगा, आप इसके ऊपर गौर करो, आप इसके ऊपर गौर करो। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही होगी, सही, यहाँ पे वॉयलेट होगा, यहाँ पे आपके पास रेड होगा। और ऐसा नहीं है कि जो वॉयलेट की आपके पास वेव है वो एक ही दी हुई हो, मतलब एक आपके पास जो है यहाँ से कलर आया हुआ है और बोला हुआ कि ये आपके पास जो वॉयलेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि 400 नैनोमीटर के ऊपर एक ही वेवलेंथ के ऊपर आपको जो है वॉयलेट नज़र आ रहा है, फिर काफ़ी सारा जो है गैप होगा, और गैप के बाद आपके पास जो इंडिगो की वैल्यू होती है वो आपके पास शायद 445 नैनोमीटर तक होती है। और यहाँ पे मतलब ये स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इंडिगो के लिए यहाँ पे होगा, और रेड के लिए जो है यहाँ पे आपके पास 700 नैनोमीटर, और सिर्फ एक ही आपको जो है वो वेव नज़र आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा, एक ही वेव नहीं नज़र आ रही होती। बेसिकली इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो वॉयलेट स्टार्ट होगा, पहले इसके हल्के वाले शेड होंगे, मतलब हल्का सा शेड होगा, हल्का हल्का करते करते ये डार्क होता जाएगा, फिर बीच में जो है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा,
फिर हल्का 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 होते होते जो है वो अचानक से आपके पास इंडिगो स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि इंडिगो जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। फिर इसी तरह आपके पास इंडिगो के काफ़ी सारे शेड्स आएंगे, मतलब ये डार्क होता जाएगा, फिर हल्का होगा 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 और अचानक से जो है आपके पास ब्लू नज़र आ जाएगा, ब्लू कलर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो उसका मतलब कि ये एक कलर नहीं है, मतलब वॉयलेट एक कलर नहीं है, या फिर ये जो इंडिगो हमने लिखा हुआ ये एक एक कलर नहीं है, इनके काफ़ी सारे बीच में जो है वो शेड्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे शेड्स आ रहे हैं। और आसानी के लिए हम लोग बोलते हैं कि 7 कलर्स हैं, ताकि बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। मतलब होता क्या है कि यहाँ से हमारे पास विजिबल जो रीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से अगर आपके पास नैनोमीटर की कोई वेवलेंथ आए तो वो आपको जो है वो कलर, या फिर वो आप देख सकते हो, वो आपको जो है वो कलर देगी वॉयलेट का। अब अगर 401 की आ जाए, फिर 400 और साथ में 401 न्यूटन नैनोमीटर की आ जाए तो क्या होगा? इंडिगो नहीं आएगा। इंडिगो जो शुरू होता है वो 445 पे शुरू होता है। इंडिगो आपके पास 445 पे शुरू होता है। तो 400 नैनोमीटर से वॉयलेट कलर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 401 नैनोमीटर आएगा तो एक शेड जो है वो ऊपर चला जाएगा। मतलब पहले वाला जो 400 पे होगा आपके पास, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ के ऊपर जो आपके पास वेव होगी, वेवलेंथ को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो वेवलेंथ है, ये आपके पास वेवलेंथ है। और 400 नैनोमीटर का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है वो 400 नैनोमीटर है। ठीक है, ये एक वेव है, सही है, यहाँ से एक वेव है। अब 401 नैनोमीटर की भी तो कोई वेव होगी, तो 401 नैनोमीटर की जो वेव होगी उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसकी वेवलेंथ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब इसके मुकाबले में ये थोड़ी सी यहाँ तक जा रही होगी, इतनी सी यहाँ तक जा रही होगी, तो इसकी वजह से कलर भी चेंज होगा। कलर जो इसका होगा वो कुछ और होगा। आपके पास लाइट वॉयलेट हो सकता है, इसका थोड़ा सा जो है वो डार्क हो जाएगा। करते 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 जो आप लोग 700 तक जब पहुँचोगे तो आपके पास कितनी वेव्स आ जाएंगी? यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं, 7 कलर्स। तो आपको अगर आप 400 से स्टार्ट करो और करते 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 जो है वो 700 तक जाओ तो कितना आपके पास, कितनी आपके पास जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कितनी ज़्यादा वेव्स आ जाएंगी। 700 माइनस का 400 तकरीबन 300। इसका मतलब कि 300 तो हमने वैसे गिना दी कि 300 वेव्स अगर आप एक एक होल नंबर करके बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 करके बढ़ाओ, तो आपके पास जो कलर्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। मतलब पहले हल्का सा वॉयलेट, बिल्कुल हल्का सा वॉयलेट उसका शेड होगा, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास चेंज होगा, थोड़ा सा जो है वो डार्क हो जाएगा, फिर करते 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 बीच में जो है वो डार्क वाले शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल डार्क वॉयलेट, और फिर करते करते हल्का हल्का हल्का, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमने 300 तो वैसे ही गिना दिए। 300 आपके पास जो वेव्स हैं, अगर होल नंबर में आप चलो तो आपके पास जो है वो इतने सारे शेड्स, इतने सारे कलर्स, इतनी सारी वेव्स जो आ सकती हैं इसके अंदर। हमने इनफाइनाइट क्यों बोला था? इनफाइनाइट क्यों बोला था? ये तो हमने होल नंबर करके देखा ना कि 400 और एक नैनोमीटर की एक वेवलेंथ, 401 की दूसरी वेवलेंथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि 401 ना आए, बल्कि आपके पास यूँ आए कि 400.1 नैनोमीटर। डेसिमल में भी तो आ सकता है, 400.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 करते करते जो आप आगे तक जाओ। इसी तरह फिर यूँ भी तो हो सकता है कि 400.01 नैनोमीटर, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई डिफरेंस या फिर कोई ऐसा गैप नज़र नहीं आता, ये कॉन्टिन्यू है। तो कॉन्टिन्यू का मतलब कि आपके पास इनफाइनाइट जो है वो वेव्स हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट वेव्स हैं, तभी बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बैंड्स जो है वो दिख रहे हैं आपके पास लाइट के। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बताते हैं कि 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं और उनके डिफरेंट शेड्स हो रहे होते हैं, मतलब कलर भी जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। असल में यहाँ पे मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते, बल्कि अच्छे खासे इसके अंदर जो कलर्स आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये आपके पास जो रिफ्रैक्शन हुई है यहाँ पे, ये हर रे के लिए अलग अलग क्यों हुई है। और उससे पहले हम यहाँ पे जो है वो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो चीज़ को समझने के लिए कि जो रिफ्रैक्शन है ये अलग अलग क्यों हुई है, जो चीज़ें चाहिए हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की है और वॉयलेट की जो आपके पास वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा कम है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हमारे पास रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। नंबर इसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी जो विजिबल रीजन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है रेड की वो सबसे ज़्यादा कम होती है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो वॉयलेट वाले की होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी
वॉयलेट वाली वेव की होती है, मतलब सबसे आखिरी जो 400 नैनोमीटर के ऊपर होगी, जो हमें विजिबल होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इसका सबसे ज़्यादा होगा और इसका जो है वो सबसे ज़्यादा आपके पास कम होगा, मतलब वाइस वर्सा है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसकी वेवलेंथ जो है आपके पास कम, वाइस वर्सा है ये। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आप जो वो पहले ही लिख लें, आप सेकेंड ईयर के अंदर बेसिकली ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम लोग आपकी मैट्रिक की बुक वाला पढ़ लेते हैं और फिर बुक के अलावा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब डीप के अंदर जाके भी जो डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रेज है ये अलग अलग रिफ्रैक्ट क्यों हो रही हैं। मतलब चलती हुई तो सीधी सीधी आ रही थी, सारी एक ही स्पीड के साथ सीधी सीधी चलती हुई आ रही थी। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये जो आपके पास रेज हैं डिफरेंट, रेड जो है वो कम रिफ्रैक्ट हुई है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो गई, इंडिगो जो है वो आपके पास जो है वो उससे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कम रिफ्रैक्ट हुआ। मतलब हर वेव अलग अलग रिफ्रैक्ट क्यों हुई है, इनके अंदर इनकी डायरेक्शन के अंदर अलग अलग चेंज क्यों आया है, ये भी यहाँ पे जो सवाल है और इसे भी हमने यहाँ पे क्लियर करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अगर आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे इस चीज़ को समझें तो बुक वालों ने एक बात लिखी हुई है कि जो रिफ्रैक्शन होती है, जो रिफ्रैक्शन होती है आपके पास, रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, कि जो आपके पास रिफ्रैक्शन है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी किसी वेव की, उसके अंदर जो रिफ्रैक्शन आएगी, उसके अंदर जो बेंडिंग आएगी वो उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव होगी उसके अंदर जो आपके पास रिफ्रैक्शन आएगी या फिर बेंडिंग आएगी वो उतनी ज़्यादा आएगी। तो ये भी आपके पास या आपके लेवल के हिसाब से जवाब जो है वो ये वाला सही है कि क्योंकि हमारे पास जो वॉयलेट है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन आई है वो सबसे ज़्यादा आई है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारी की सारी जो थी वो एक ही डायरेक्शन के अंदर थी, प्रिज्म से जैसे ही पास हुई जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट हुई है आपके पास, और जो रेड है वो आपके पास सबसे ज़्यादा कम रिफ्रैक्ट हुई है। और उसकी वजह क्या है कि इसकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है इन सब विजिबल रीजन के अंदर जितनी भी वेव्स हैं इनके मुकाबले में कम होती है, तो इसलिए इसके अंदर जो कम आपके पास रिफ्रैक्शन या फिर बेंडिंग आई है। तो ये तो हो गया आपकी बुक वाला जवाब। अब अगर हम लोग इसके ऊपर भी सवाल करें कि बताओ ये जो रिफ्रैक्शन होती है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, लाजमी आप लोगों के जहनों के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि रिफ्रैक्शन यार फ्रीक्वेंसी के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर सकती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। लेकिन यहाँ तक जो था वो आपके लेवल तक जवाब यही था। अगर इस चीज़ को समझना है तो आपके लेवल से जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ते हो, तो हम इसे जो है वो पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा जो है वो डिटेल के अंदर चले जाते हैं, और ताकि आपके मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया, यानी कि थोड़ा सा भी आपके जहन में हो गया, तो जब आप इसको आगे हायर क्लासेस के अंदर पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा। मतलब लाजमी नहीं कि सारी की सारी जो भी हम लोग बातें करें वो समझ में आए, थोड़ी सी भी समझ में आ गई तो वो काफ़ी है आपके लिए। तो इससे और कुछ मज़ीद आपको कुछ फैक्ट्स हैं वो भी पता लग जाएंगे, मज़ा भी आएगा इसके अंदर जब डीप के अंदर जाएंगे हम लोग इसके। तो चलते हैं और देखते हैं कि रिफ्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी आपस में मतलब क्या किस तरह से, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा किस तरह से होती है। उससे पहले कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, और वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट या एक फार्मूला जो आप लोग आगे पढ़ोगे वो ये वाला होगा कि E = H और साथ में न्यू। ये जो न्यू होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप इसको जो है वो F से भी बता सकते हो। इस H को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है यानी कि एक कांस्टेंट है। और = इन दोनों को हटाओ तो आपके पास जो रिलेशन बनता है एनर्जी का और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का, ये डायरेक्ट बनता है। मतलब सिंपली आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है ये आपस में दोनों डायरेक्ट रिलेशन में। किसी वेव की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। उसका मतलब कि इसकी जो एनर्जी है वॉयलेट की वो सबसे ज़्यादा है, और इसकी जो एनर्जी है वो आपके पास कम है। इसके अंदर जितनी भी वेव्स हैं उनके हिसाब से उनके साथ अगर कंपैरिजन करवाएं तो इसकी सबसे ज़्यादा कम है और इसकी जो है आपके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह ऑर्डर में जो फिर चलती जा रही है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। ये एनर्जी का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि आगे इस्तेमाल होगा तो तभी हमने जो यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा आप जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोहराओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है वो दोबारा से जो है वो जहन में लेके आओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या फिर आपके पास जो है वैक्यूम, जो कि एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग 3 एक्सपोनेंट 8 जो है वो उसकी वैल्यू होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर तकरीबन हम लोग इतनी लेते हैं, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ आपके पास लाइट इन डेंसर मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। इससे इस फॉर्मूले को भी आपने जहन में रखना है, और ये भी आपने जो है वो जहन में रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि वो जो मीडियम है वो लाइट रे को उतना ज़्यादा बेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर किसी वेव के लिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, उसका मतलब कि उसके अंदर जो आपके पास रिफ्रैक्शन होगी, एन की वैल्यू आपके पास अगर किसी वेव के लिए ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब कि उसकी जो रिफ्रैक्शन होगी उस मीडियम के अंदर, जिस मीडियम के हिसाब से या फिर जिस मीडियम के अंदर आपने ये वाली वेलोसिटी डाली थी उस वेव की, तो रिफ्रैक्शन उसके अंदर जो उतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आपके पास रिफ्रैक्शन यानी कि वो उतनी ही ज़्यादा बेंड होगी। तो ये वाली चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। और एक फैक्ट आपके पास ये है कि जब तक लाइट आपके पास ट्रैवल कर रही होती है वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट को देखें तो हमेशा आपने जहन में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि इसके अंदर आपके पास बहुत सारी किस्म की वेव्स हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कितनी किस्म की वेव्स हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि 7 वेव्स हैं। कलर बोलो या वेव बोलो एक ही बात है, 7 वेव्स हैं। तो ये जो बीम ऑफ लाइट है ये बहुत सारी रेज, बहुत सारी वेव से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और एक आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पीड होती है लाइट की, वो एयर के अंदर और साथ ही साथ आपके पास जो है वो वैक्यूम के अंदर, हर वेव के लिए इस बीम के अंदर काफ़ी सारी आपके पास रेज हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, और भी इनके दरमियान जितनी भी शेड्स हैं, जितनी भी और वेव्स हैं, सारी की सारी जितनी भी वेव्स हैं वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं, सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं। सेम स्पीड का मतलब कि 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो हम लोग लिखते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ये तमाम वेव्स के लिए स्पीड होती है। रेड भी इतनी ही स्पीड से मूव कर रही होती है, ऑरेंज भी इतनी स्पीड से, येलो भी इतनी स्पीड से, ग्रीन भी इतनी स्पीड से, वॉयलेट भी इतनी स्पीड से। हमने यहाँ पे देखा कि इनकी वेवलेंथ के अंदर डिफरेंस है, वेवलेंथ जो है इनकी चेंज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं कि इनकी स्पीड जो है वो एक ही है। ये भी थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग होता है जब आप इसकी डीप के अंदर पढ़ते हो, असल में पढ़ते हो, रट्टे नहीं लगाते, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो काफ़ी बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज करता है कि यार वेवलेंथ तो हमने यहाँ पे देखा कि हर वेव की यहाँ पे अलग अलग आ रही है। इसकी 400 नैनोमीटर है, रेड की जो वो हमारे पास 700 नैनोमीटर है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो रेड लाइट है, रेड वाली वेव है, वो कुछ इस तरह की होगी, और अगर आप लोग यहाँ पे इसी के मुकाबले में वॉयलेट वाली वेव बनाओ, यानी कि कंपैरिजन करवाने के लिए, तो जो वॉयलेट वाली वेव होगी उसकी अगर हम लोग यहाँ पे वेव बनाएं वॉयलेट की, तो वो कुछ इस तरह से होगी, 700 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर, कुछ इस तरह से, या फिर थोड़ी सी जो है वो बढ़ा दो, इतनी, हाँ इतनी, कुछ नहीं, इतनी होगी। ऊपर उसको देखो, रेड वाली को देखो और इसको देखो, कितना फ़र्क है, अच्छा खासा फ़र्क है। लेकिन स्पीड जब हम लोग देख रहे हैं तो स्पीड के लिए हमें वो बता रहे हैं कि वैक्यूम के अंदर जब हमारे पास ये बीम ट्रैवल कर रही होती है तो सारी की सारी वेव्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, और सारी की सारी वेव्स एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रही होती हैं, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि सारी की सारी जो वेव्स है हमारे पास वो सेम एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल करती हुई जा रही हैं। हालांकि हमारे पास अगर वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ के अंदर जो है वो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वेवलेंथ कुछ और है, इसकी कुछ और है, और बीच में एक अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस आ रहा है वेवलेंथ का। तो इसके पीछे जो जवाब है वो फ्रीक्वेंसी का है। अगर हम लोग इसको देखें, इसकी वेवलेंथ जो आपके पास सबसे ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इसको देखें तो इसकी वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और वेलोसिटी किसी वेव के निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, किसी वेव की, ये यहाँ से मिटा देते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया है। वेलोसिटी निकालने का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 के अंदर,
वेव्स एंड साउंड के अंदर कि वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो एफ लैम्डा होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। डेरिवेशन इसकी आपको याद होगी, s इज इक्वल्स टू वी टी था और हमारे पास s जो होता है वो लैम्डा होता है वेव्स के अंदर। वेलोसिटी जो है वो आपके पास स्पीड है या फिर ये इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड जो है 1/f के इक्वल होता है। f यहाँ पे जाएगा तो आपके पास एफ लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपके पास फॉर्मूला है वेलोसिटी फाइंड करने का। तो इसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रहे हैं। तो होता क्या है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, और इसकी जो आपके पास वेवलेंथ है वो कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो बराबर हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि जो रेड की आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो कम है, रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कम है क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कम है, और रेड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख लो आपके, इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आपके पास 2 है। और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, 2 हर्ट्ज़ का क्या मतलब होगा, 2 हर्ट्ज़ का मतलब होगा कि जो सोर्स है वो 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, इस रेड वाली हमारे पास वेव की। और इसकी जो वेव लेंथ है वो आप इसको हटा के, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में डाला तो काफ़ी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, इसकी जो आपके पास वेव लेंथ है वो 5 मीटर तक कर लो। ऐसी मिसाल के तौर पे हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं कि स्पीड किस तरह से सेम होती है सारी की सारी जितनी भी वेव्स हैं हमारे पास। जो वेव लेंथ है या फिर जो लैम्डा है वो आपके पास 5 मीटर है, समझने के लिए 5 मीटर है। अब अगर हम लोग वॉलेट की यहाँ पे वैल्यूज़ देखें तो क्या हो जाएंगी वॉलेट के लिए, वॉलेट के लिए जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो 5 होगी, और जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू होगी वो कम होगी, इसके मुकाबले में कम होगी तो वो 2 मीटर होगी। तो आप जब दोनों के लिए वेलोसिटी निकालोगे, वॉलेट के लिए भी और साथ ही साथ रेड के लिए भी, तो आपके पास वैल्यू क्या क्या आएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो दोनों के लिए जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड आ रही हैं। शायद कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हो कि क्योंकि इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, और इसकी अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, लेकिन हमारे पास दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रहे होते हैं। तो आप 2 को मल्टीप्लाई कराओ 5 से या फिर 5 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो आंसर जो वो सेम आता है। इसलिए स्पीड जो है वो हमारे पास सेम होती है, लेकिन जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट होती है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास सोर्स होगी, जो हमारे पास सोर्स होगी, जैसे कि हमारे पास सन है या फिर कोई सा भी दूसरा ऐसा आपके पास कोई बल्ब वगैरह कि जो वाइट लाइट को प्रोड्यूस करता है, सोर्स जो है वो क्या करेगा, सोर्स को क्या करना पड़ेगा स्पीड सेम करने के लिए इन सब की, वो क्या करेगा कि रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रखेगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम रखेगा। 1 सेकंड के अंदर ये जो हमारे पास सोर्स है ये क्या करेगा कि रेड की 2 वेव्स निकालेगा, 2 वेव्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो आपके पास 1 वेव, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो 2 वेव्स निकालेगा। 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स निकालेगा। लेकिन इसी 1 सेकंड के अंदर वॉलेट के लिए क्या करेगा वो कि काफ़ी सारी वेव्स निकालेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो वो ये वाला ट्रैवल करना है यहाँ तक ही, तो इसकी 2 निकाल रहा है तो इसकी जो है वो काफ़ी सारी निकाल देगा, 5 निकाल देगा। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेकंड के अंदर ये काफ़ी सारी निकल रही होंगी और ये सिर्फ 2 निकल रही होंगी, और इसी तरह फिर बाकी जो है वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब कॉन्सेप्ट जो आप तक पहुँच गया होगा कि जिनकी वेव्स बड़ी हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी वो कम कर देता है, जो सोर्स होता है या फिर जो सोर्स होती है उसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी होती है इनकी वो कम आ रही होती है, जबकि जो हमारे पास जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वजह से जो वो बैलेंस हो जाता है, और इनकी स्पीड जो होती है वो सेम ही होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम के अंदर भी और एयर के अंदर भी स्पीड सेम होती है, वैक्यूम के अंदर भी और एयर के अंदर भी, जो कि आपके पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, अब स्पीड के अंदर चेंज कब आता है, स्पीड के अंदर चेंज कब आता है, स्पीड के अंदर चेंज तब आता है कि जब हमारे पास लाइट ट्रैवल करके जाए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट कि जब भी लाइट हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल हो रही होती है तो उसकी स्पीड के अंदर चेंज आता है। अब ये जो स्पीड के अंदर चेंज आता है इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको गौर से सुनना होगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट अभी फ़िलहाल आपने नहीं पढ़ा हुआ, अगले टॉपिक के अंदर इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो भी बेसिक थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, एमिशन ऑफ लाइट बाय आपके पास एटम। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली आप लोग डिटेल के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर भी और साथ ही साथ जो आपके पास फिजिक्स के अंदर भी। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास एटम होते हैं वो
इन रेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, या फिर एनर्जी, क्योंकि ये एक एनर्जी है तो फोटॉन्स हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन फोटॉन्स को या फिर इन आपके पास एनर्जी को, इस एनर्जी को जो है अब्जॉर्ब भी करते हैं। जब तक लाइट रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम में या फिर वैक्यूम के अंदर इतना जो है वो कोई एटम इंटरेक्ट नहीं कर पाता इन रेस के साथ। एयर के अंदर होता है लेकिन वो हम लोग जो है वो निगलेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब फ़र्ज़ करो कि हमारे पास रेयर यानी कि एयर से लाइट ट्रैवल करके जा रही है डेंसर मीडियम के अंदर यानी कि गिलास के अंदर। जैसे हमारे पास ये गिलास का प्रिज्म है, गिलास के अंदर ट्रैवल करके जा रही है, तो ये आपके पास जो गिलास है और ऊपर जो आपके पास एयर मौजूद है। तो एयर के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो इतना ज़्यादा इंटरेक्ट हमारे पास नहीं कर पाएंगे इस बीम ऑफ लाइट के ऊपर। लेकिन जब गिलास के ऊपर इंसिडेंट होगी, जब ये लाइट की बीम गिलास के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो क्या होगा कि जो हमारे पास इस गिलास के अंदर एटम्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होंगे, एटम्स काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होंगे और वो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके जो एटम्स के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं, री एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करके री एमिट करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी करते हैं और री एमिट भी करते हैं। इतना जो आपके लिए काफ़ी होगा। पीछे जो इसके कॉन्सेप्ट होता है वो आपके पास एक्साइटेशन और ट्रांजिशन का होता है कि एनर्जी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनर्जी लाइट से जो वो लेता है और वो जंप कर जाता है हायर ऑर्बिट के अंदर। और हायर ऑर्बिट के अंदर जब तक क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता तो वो वापसी जंप करता है। जब अपने ऑर्बिट के अंदर वापसी, जिस ऑर्बिट से वो जंप करके ऊपर गया है, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट की ही फॉर्म के अंदर दोबारा से एमिट करता है, लाइट ही की फॉर्म के अंदर दोबारा से एमिट करता है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग ये समझो कि आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एमिट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एमिट करेंगे। अब ये बीम ऑफ लाइट है, ये आपके पास बीम ऑफ लाइट है, लाइट की बीम है। बीम का मतलब कि इसके अंदर सारी की सारी रेज मौजूद है। हम दो एक्सट्रीम वाली देख लेते हैं, एक आपके पास रेड वाली और एक वायलेट वाली, और इसी वाले चीज़ को जो यहाँ पे बना लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो किस तरह से ये रिफ्रैक्ट हुई होंगी, किस तरह से बेंड हुई होंगी। ये हमारे पास प्रिज्म है और मतलब गिलास है, इसके बाद जो गिलास स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जो आपके पास बीम गई और यहाँ पे आई, यहाँ तक इसकी स्पीड सेम थी। जितनी भी रेड थी, रेड वायलेट ऑरेंज येलो, सब की स्पीड यहाँ तक जो थी वो सेम थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर गई, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर गई, तो क्या होगा कि जो एनर्जीज़ हैं रेड वाली, अच्छा यहाँ पे एक और भी आपको जो है वो बात ध्यान में रखनी है कि रेड की जो एनर्जी है कम है, वायलेट की जो एनर्जी वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ऑर्डर के साथ चल रही है। इसकी सबसे कम, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा, येलो की उससे ज़्यादा, ग्रीन की उससे ज़्यादा, ब्लू की उससे ज़्यादा, इंडिगो की उससे ज़्यादा, वॉयलेट की सबसे ज़्यादा। विजिबल रीजन के अंदर ये हमारे पास ऑर्डर होता है एनर्जी का। अच्छा, अब इसके अंदर जो वो आपके पास एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि इसके अंदर आपके पास जितनी भी रेज हैं, जितनी भी वेव्स हैं, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और री एमिट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और री एमिट करेंगे। क्योंकि रेड की आपके पास जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो एटम या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और अचानक से जो है वो दोबारा से री एमिट कर देता है। टाइम के अंदर थोड़ा सा डिले आता है, टाइम के अंदर थोड़ा सा, मतलब इसके अंदर टाइम तो लगेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और दोबारा री एमिट कर रहा है तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगेंगे। सेकेंड्स के भी आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हिस्से कर दो तो उतना टाइम लगेगा, लेकिन लगेगा तो सही, टाइम तो जो है वो वहाँ पे डिले हो रहा है। रेड के लिए जो है वो आपके पास कम टाइम डिले होगा, और जो वॉयलेट है इसके लिए आपके पास, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, क्या पता वो एक्साइट हो जाए और एक्साइट होने के बाद दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आए और फिर वो उसको एमिट करे, तो टाइम जो ज़्यादा लगेगा। मतलब रेड के लिए कम, ऑरेंज के लिए उससे ज़्यादा, येलो के लिए उससे ज़्यादा, ग्रीन के लिए उससे ज़्यादा, ब्लू के लिए उससे ज़्यादा, इंडिगो के लिए उससे ज़्यादा और वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा। मतलब टाइम जो है वो हमारे पास इन सब के अंदर, इन सारी की सारी वेव्स के अंदर जो टाइम डिले होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे नहीं और एमिट करेंगे। अभी जो टाइम के अंदर डिले आ रहा है, वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, एस अपॉन टी। अगर टी और वेलोसिटी का हम लोग रिलेशन देखें तो ये इन्वर्स है, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब ये कि टाइम आप अगर ज़्यादा स्पीड से जा रहे हो, मतलब इसको अगर वैसे देखें तो वेलोसिटी को अगर वैसे देखें तो आप अगर कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होता है
कि वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा हो जाती है। इन्वर्स रिलेशन को भी अगर देख लो तो वेलोसिटी आपके पास उतनी ही ज़्यादा होगी टाइम जितना ज़्यादा कम लग रहा होगा, टाइम जितना ज़्यादा कम लग रहा होगा आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब क्योंकि रेड वाला जो है वो आपके पास थोड़ा सा टाइम इसका ज़ाया हुआ, अगर टाइम ज़ाया नहीं होता तो ये तो सीधी सीधी चली जाती। रेड का चूँकि टाइम थोड़ा सा ज़ाया हुआ है, कम ज़ाया हुआ है, तो ये इसकी वेलोसिटी के अंदर कम चेंज आएगा, वेलोसिटी के अंदर कम चेंज आएगा, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी क्योंकि टाइम यहाँ पे जो है वो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने इसको रोक लिया था और दोबारा पकड़ के जो छोड़ा रीएमिट किया, तो टाइम यहाँ पे जो इसका ज़्यादा हो गया तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन, टाइम ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी जो है वो आपके पास कम हो जाएगी, वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज़ आएगा। तो रेड वाली की वेलोसिटी के अंदर कम डिक्रीज़ आएगा। कम डिक्रीज़ का मतलब हमने उस चैप्टर के अंदर, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी के अंदर चेंज जो आता है इसी की वजह से रिफ्रैक्शन होती है, इसी की वजह से जो आपके पास बेंडिंग आती है। तो वेलोसिटी के अंदर जो आपके पास चेंज आया और रेड वाली की जो वेलोसिटी है, फ़र्ज़ करो कि यहाँ से वो ये वाली जो है आपके पास रेड है और ये वाली जो आपके पास वॉलेट है, रेड वाली की वेलोसिटी जो है वो कम डिक्रीज़ हुई है, रेड वाली की जो वेलोसिटी है वो आपके पास, रेड वाली की जो वेलोसिटी है वो कम डिक्रीज़ हुई है, और जो ये वॉलेट है इसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ आया है, डिक्रीज़ को शो कर रही है। इसके अंदर कम डिक्रीज़ आया है, इसके अंदर ज़्यादा डिक्रीज़ आया है। अब आ जाओ इसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अब अगर हम लोग इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम है ये डिनोमिनेटर के अंदर है, और डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज़ होती है जब आप उसको डिवाइड करते हो मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास जो आंसर है उतना ज़्यादा कम आएगा, आंसर उतना ज़्यादा कम आएगा। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसकी कि आपके पास अगर ऊपर हो 10, ठीक है, और नीचे आपके पास हो, या इसको 20 कर दो, इसको 20 कर दो, और नीचे आपके पास हो शुरू के अंदर 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, या फिर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 10, इसका आंसर आएगा 10। इनको डिवाइड करोगे 10। अब अगर डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, 5 कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 1 और 4। तो क्या हुआ कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती जाती है। नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके पास जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास जो उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। अगर इसको आप कम करते जाओ, फ़र्ज़ करो कि शुरू के अंदर आपके पास जो है यहाँ पे 20 और नीचे 10 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। अब अगर आप इसको कम करते जाओ, 10 से आप कर दो इसको जो है वो 5, तो आंसर कितना जा रहा है 4, बढ़ रहा है। और अगर आप जो है वो इसको कर दो 4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, बढ़ गया। अगर 2 कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे आप कम करते जाओगे रेशो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे कम करते बढ़ाते जाओगे जो रेशो की वैल्यू आपके पास कम आती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी आपके पास जो इस रेशो की या फिर n की वैल्यू आएगी वो उतनी ज़्यादा आएगी। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम, रेशो की वैल्यू आपके पास उतनी ही ज़्यादा, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आपके पास जो बड़ी, उसका मतलब कि आपके पास रेशो की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम। इस वाली एग्जांपल से जो आप लोग इसको समझ सकते हो। अब अगर यहाँ पे देखें, अगर हम लोग निकालना चाहें रेड वाले के लिए फ्रैक्शन इस एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तो कैसे निकलेगी, इस वाले हम जो है ऊपर से कांस्टेंट को हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो ये जो है वो आपको जो है कन्फ्यूज़ कर देगी। इसकी जगह कर दो आप ये 20 और 10 वाली एग्जाम्पल ले लो, 20 और 10 वाली एग्जाम्पल ले लो। आप यहाँ पे ये जो ऊपर 3 एक्सपोनेंट 8 है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन हमारे पास एयर या फिर वैक्यूम है, इसे आप 20 कर लो, समझ लो ऐसे ही समझने के लिए कि ये 20 है, ये आपके पास 20 है, एन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब अगर वॉलेट वाली वेव के लिए हम लोग यहाँ पे काम करना चाहें तो फ़र्ज़ करो इसकी वैल्यू जो इसके अंदर जो वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज़ आया वो आपके पास कम आएगा, तो यहाँ पे कर दो कि आपके पास जो पहले थी एयर के अंदर जो वेलोसिटी थी वो 20 थी, हमने 3 एक्सपोनेंट 8 से हटा के 20 कर दी, तो इसके अंदर जो डिक्रीज़ आया वो आपके पास आया है 10, मतलब 10 गुना जो है ये फिर 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड होगी इसकी, इसके अंदर जो है वो आधा आया। इसके अंदर जो डिफरेंस आया वो आपके पास आया है 4 और साथ में मीटर पर सेकंड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से
20 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो गई, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ आया है, वेलोसिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ आया है। तो यहाँ पे n की वैल्यू के साथ क्या होगा, इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, नीचे लिखो 10, इसको काटोगे तो n की वैल्यू आपके पास आएगी 2, r वाले के लिए n की वैल्यू आएगी 2। और अगर आप वॉलेट वाले के लिए निकालो, ये रेड वाले के लिए, और अगर वॉलेट वाले के लिए निकालो n की वैल्यू, तो आपके पास कितनी आएगी, 20 डिवाइडेड बाई 4, जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 5। तो इसका मतलब रेड वाले के लिए 2 आ रहा है अगर 20 ऊपर रखें, और जो आपके पास वॉलेट वाले के लिए आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉलेट वाले का ज़्यादा आएगा और रेड वाली का कम आएगा। कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा रेड वाली का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा रेड वाली का वो आपके पास जो है वो कम आएगा, और आपके पास जो वॉलेट वाली है, वॉलेट वाली जो आपके पास वेव है, रे है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो ज़्यादा आएगा, वो आपके पास ज़्यादा आएगा, जिसकी एग्जांपल भी हमने ये देख ली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, ये स्टार्ट करने से पहले ही हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन, उतनी ज़्यादा बेंडिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉलेट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रेड वाले के लिए सबसे ज़्यादा कम, तो ये सबसे ज़्यादा कम बेंड होगी। और इससे हमें ये बात भी क्लियर होगी कि जो रिफ्रैक्शन होती है, यानी कि जो वो कॉन्सेप्ट था कि चेंज इन हमारे पास स्पीड की वजह से जो रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रही होती है, तो उसके पीछे जो हमारे पास रीज़न होता है वो ये होता है कि जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और रीएमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रीएमिट करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो टाइम है वो कम हो जाता है, मतलब डिले आ जाता है, और टाइम के अंदर डिले आने की वजह से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो कम या ज़्यादा, और उस हिसाब से जो फिर बेंडिंग होती है, बस उस हिसाब से जो बेंडिंग होती है। तो ये हमारे पास जो थी वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी डिस्पर्जन ऑफ लाइट को लेते हुए, जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके जो पढ़ ली। आपके लेवल से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग ऊपर चले गए, लेकिन कुछ बातें भी अगर आपके जहन के अंदर रह गई हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे जब आप लोग हायर क्लासेस के अंदर ये वाला टॉपिक, या फिर इनमें से भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो दूसरे टॉपिक्स के अंदर भी आप जो जब पढ़ोगे तो आप लोगों को ये वाले सारी की सारी चीज़ें जो समझ में आ रही होंगी। मतलब जहाँ से हमने हायर लेवल वाली स्टार्ट की, मतलब ये वाला जो टॉपिक जहाँ तक बुक वाला जो जवाब था उसके बाद से हमने जो स्टार्ट किया, उसमें से अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया तो बहुत है, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया तो बहुत है। ये पूरे का पूरा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट के ऊपर। और फिर अभी हम लोग बढ़ते हैं रैम्बो के ऊपर कि रैम्बो किस तरह से फॉर्म होता है, और थोड़ा सा उसके अंदर इतना डीप के अंदर नहीं जाएंगे, बस उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि रैम्बो जो वो किस तरह से फॉर्म हो रहा होता है। और सबसे आखिर में जो हमने बात की थी कि जो कलर्स हैं वो, या फिर जो मटेरियल है, हमने शुरू में बताया कि वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई अपना कलर नहीं होता। ये हमें जो है वो सनलाइट के अंदर जो डिफरेंट कलर्स की वेव्स होती हैं, मतलब कलर का मतलब वेव, सनलाइट के अंदर जो वेव्स होती है उनकी वजह से ये हमें कलरफुल नज़र आ रही होती हैं, तो उसको भी थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बढ़ते हैं रैम्बो के ऊपर और देखते हैं कि रैम्बो का जो बनने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है जी। तो ये हमारे पास रैम्बो की डेफिनेशन है, और ये किस तरह से फॉर्म होता है उसको हम लोग सिर्फ यहाँ पे समझ लेंगे, उसकी वर्डिंग नहीं लिख रहे, वो भी आपको जो है वो गाइड वगैरह से मिल जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन अगर पढ़ें तो रैम्बो इज़ एन आर्क ऑफ स्पेक्ट्रल कलर्स। रैम्बो जो है वो आपके पास आर्क है, एक आर्क है स्पेक्ट्रल कलर्स की। स्पेक्ट्रल कलर्स कौन से, वही विबग्योर जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। कौन से, विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, और इसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपके पास जो है वो ऑर्डर होता है, और इस तरह की आपके पास जो है वो एक आर्क बनी हुई होती है, आसमान के अंदर आपको दिखती है, जिसके अंदर ये सारे कलर्स होते हैं। मतलब सबसे ऊपर वाला आपके पास जो है वो रेड होगा, फिर उसके बाद जो आपके पास ऑरेंज आएगा, रेड, ऑरेंज, इसके बाद जो है वो येलो, ग्रीन, ब्लू, और इसके बाद इंडिगो, और सबसे आखिर में जो आपके पास वॉलेट आ रहा होगा, सबसे आखिर में आपके पास वॉलेट आ रहा होगा। तो इस तरह की आर्क हमें आसमान पे जो वो दिखती है, सब ने देखी भी है, नेचुरल ये हमारे पास जो फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है, फॉर्म्ड अक्रॉस द स्काई, स्काई के ऊपर जो ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग और आफ्टर रेनफॉल, या तो बारिश के दौरान ही या फिर बारिश के बाद, रेनफॉल के बाद, इन द मॉर्निंग और इवनिंग,
या तो सुबह सुबह नज़र आएगा या फिर शाम के अंदर नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि आप जहाँ पे खड़े हुए हो, जो सूरज है वो आपके बिहाइंड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे। और आप जो है वो रेनबो को यहाँ से देख रहे हो इस तरह से, मतलब यहाँ पे कहीं पे जो है वो रेनबो फॉर्म हुआ हो। और रेनबो फॉर्म किस तरह से होता है? सूरज पीछे होना चाहिए, तो ये पीछे हमारे पास या तो सुबह के अंदर होगा, मतलब आप इधर खड़े हो और सूरज जो है यहाँ पे, या फिर शाम के अंदर होगा। शाम के अंदर जो यहाँ पे चला जाएगा सूरज, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ या फिर अपना जो मुंह है वो इस तरफ कर लो, तो तब भी आपको जो रेनबो है वो नज़र आएगा। ये एक कंडीशन होती है कि सूरज जो है वो आपके पास, आपके बिहाइंड होना चाहिए, आपके पीछे होना चाहिए, तो रेनबो जो है वो आपको नज़र आएगा या फिर अच्छे से जो वो दिखेगा। अब ये फॉर्म किस तरह से होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? वही डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कैसे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए तो जो है वो हमें प्रिज्म चाहिए होता है। तो बारिश के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं, छोटे छोटे पानी के जो कतरे होते हैं, ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ प्रिज्म, आसमान के अंदर एज अ प्रिज्म एक्ट कर रहे होते हैं। और लाइट रे इनके अंदर से जो है वो डिस्पर्स हो रही होती है, फिर टूट रही होती है, और हमें जो है वो इस तरह की एक आर्क नज़र आ रही होती है डिफरेंट कलर की। अब अगर हम लोग एक ड्रॉप को जूम करें और सिर्फ इसकी वर्किंग को समझ लें, तो बाकी खुद ब खुद जो सारे का सारा समझ में आ जाएगा कि रेनबो किस तरह से फॉर्म हो रहा होता है। तो ये हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जो कि प्रिज्म के तौर पे काम करता है, और कैसे करता है वो अभी हम लोग देखते हैं। लाइट जो है वो इसके ऊपर ऑब्लिकली पड़ेगी, लाइट ऑब्लिकली फॉल होगी। ऑब्लिकली का मतलब कि एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री के ऊपर नहीं, एंगल बनाते हुए इस तरह से फॉर्म होगी। ये बीम ऑफ लाइट है जो कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी हुई है, ये इसके ऊपर पड़ी हुई। और सूरज जो है वो यहाँ पे, हम लोग कहीं यहाँ पे खड़े हुए होंगे, ये रेन ड्रॉप इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, मतलब हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, सूरज जो होगा वो यहाँ पे होगा, हमारे पीछे होगा, और यहाँ पे खड़े हो जो हम लोग इसको देख रहे होंगे। तो ये आपके पास जो है वो एक बीम ऑफ लाइट पड़ी इसके ऊपर, और क्या होगा कि क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर गई है तो डिस्पर्स हो जाएगी। ये आपके पास जो है वो रेड लाइट है, और ये आपके पास जो है वॉलेट है, रेड और साथ में वॉलेट, और इनके दरमियान फिर वही आपके पास जो येलो, ग्रीन, ऑरेंज, जो 7-6 के, इसके अंदर 5 की 5 जो दूसरी हैं वो हम लोग नहीं बना रहे, एक्सट्रीम वाली बना रहे हैं। बीच में जो वो सारी की सारी मौजूद हैं, ये आप लोग जो वो खुद से समझ लो। अब क्या होगा कि ये ऐसी एंगल के ऊपर इसके ऊपर आके पड़ेंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर चली जाएंगी, बाहर नहीं जा सकती इसमें से। रेन ड्रॉप के अंदर क्या होता है कि जब ये हमारे पास इस तरह से आके पड़ती हैं इस रेन ड्रॉप के ऊपर, तो ये क्रिटिकल एंगल के ऊपर पड़ जाती हैं, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ी वैल्यू के ऊपर जो इसके ऊपर आके पड़ रही होती है, इंसिडेंट हो रही होती है। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रे डेंसर मीडियम से जा रही हो, रेयर मीडियम के अंदर डेंसर मीडियम से जा रही हो, और उसकी वैल्यू आपके पास जो है वो ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से आपके पास जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है, क्रिटिकल पूरा लिख लो कि क्रिटिकल एंगल से आपके पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए वैल्यू, तो क्या होता है कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ये टॉपिक भी हमने जो है वो कवर किया हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के बजाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी की सारी रेज हैं, सब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के ऊपर आके इंसिडेंट हो रही होंगी, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि इस साइड से वो बाहर नहीं जाएंगी, बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या होगा कि ये वाली जो आपके पास वॉलेट वाली वेव है, जिस एंगल के ऊपर आके इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, इसी एंगल के ऊपर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये यूँ आई थी और जो है वो यूँ चली जाएगी, और ये जो आपके पास रेड वाली रे है ये कुछ इस तरह से जाएगी, जिस एंगल के ऊपर आके इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल के ऊपर जो है आपके पास इस तरह से यहाँ पे चली जाएगी। तो क्या होगा कि ये हमारे पास रेड वाली लाइट है, और ये जो है आपके पास वॉलेट वाली लाइट है, आपके पास वॉलेट वाली लाइट है, और इसके दरमियान जो है वो सारे के सारे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सारी की सारी हैं। अगर बनाएं, छोड़ दो, बस समझ में तो आ गया होगा ना आपको सबको कि ये इस तरह से हमें जो डिफरेंट कलर की लाइंस जो दिख रही होती हैं। अच्छा, ये एक रेन ड्रॉप की कहानी है, ये इस तरह से प्रिज्म के तौर पे काम कर रहा होता है, मतलब इसको जो है वो तोड़ देता है, सनलाइट को, वाइट लाइट को, बीम ऑफ लाइट को जो तोड़ देता है। अब हमें जो डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, कलर्स किस तरह से नज़र आ रहे होते हैं या फिर ये किस तरह से नज़र आ रहे होते हैं वो अलग कहानी है।
वो किस तरह से कि फ़र्ज़ करो कि अगर आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हो, आप जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हो, तो ये वाला जो आपके पास रेड वाली लाइट होगी आपके पास आएगी, और आपको यहाँ पे क्योंकि रेन ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, यहाँ पे तो हमने काफ़ी बड़ा किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो वहाँ पे आपको जो है वो रेड नज़र आएगा। मतलब ये वाला जो रेन ड्रॉप है फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे है, ये वाला रेन ड्रॉप यहाँ पे है, और आप जो वो यहाँ पे खड़े हुए, आप जो यहाँ पे खड़े हुए, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो चीज़ है, ये रेड नज़र आएगी। और बाकी जो ये वाली है ये ऊपर जा रही है, ये आपको नहीं नज़र आएंगी, ये आपको नज़र नहीं आएंगी, ये आपके ऊपर से चली जाएंगी। ठीक है, ये उन लोगों को नज़र आएंगी जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और बाकी आपको क्या नज़र आएगा, ये वाला रेड। अब जो नीचे एक ड्रॉप होगा, नीचे जो एक ड्रॉप होगा उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपको ऑरेंज वाली रे नज़र आएगी। एक और ड्रॉप होगा यहाँ पे, फ़र्ज़ करो कि ये वाला एक ड्रॉप है, और यहाँ से आपको जो रे नज़र आई वो रेड आई, यहाँ से भी रेड आएगी, यहाँ से भी, इसके अंदर जितनी भी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी ड्रॉप्स हैं वो रेड लाइट को फेंकेंगे आपकी तरफ, और आप उसको देख रहे होंगे। फिर नीचे वाला जो यहाँ पे एक ड्रॉप होगा वो भी सारी इसी तरह की रेस को एमिट कर रहा होगा, लेकिन आपकी पोजीशन इस तरह से होगी, आपकी पोजीशन इस तरह से होगी कि आपको ऑरेंज वाली नज़र आ रही होगी लाइट रे, आपको ऑरेंज वाली लाइट रे नज़र आ रही होगी, बाकी सारी इधर उधर जा रही होंगी। इसका मतलब यहाँ से आपको जो है वो ऑरेंज वाली लाइट रे नज़र आ रही होगी, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास रेड, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ड्रॉप्स आपको ऑरेंज वाली लाइट फेंक के बता रही होती हैं। बाकी जो सारी होती है लाइट वो क्योंकि एंगल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आसमान से लेकर हमारी आंखों तक आने तक, तो इसलिए वो जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। काफ़ी थोड़ा सा ये भी जो है वो डिफ़िकल्ट है यहाँ पे समझना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आप लोग इस तरह से समझो कि ये आपके पास जो है वो लाइन से लगे हुए ड्रॉप, सारे के सारे लाइन से पड़े हुए ड्रॉप। तो यहाँ पे जो आपके पास रेन का ड्रॉप है, सारे के सारे आपको इस तरह से लाइट को निकाल के बता रहे हैं कि आपकी आंख तक जो है वो सिर्फ रेड वाली पहुँच पा रही है। फिर यहाँ पे जितने भी रेन ड्रॉप्स होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपको इस तरह से लाइट को एमिट करके दिखा रहे होंगे कि आपकी आंखों तक ऑरेंज वाली पहुँच रही होगी। तो इसलिए सबसे ऊपर हमें रेन ड्रॉप के रेनबो के अंदर सबसे ऊपर जो है वो रेड नज़र आता है, उसके बाद ऑरेंज नज़र आता है, फिर आपको जो है वो येलो नज़र आता है, फिर ग्रीन नज़र आ रहा होता है, और फिर आपके पास जो वो इंडिगो, और सबसे आखिर में वॉलेट। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है रैम्बो का कि रैम्बो हमें जो वो किस तरह से नज़र आ रहा होता है। और अगर ये वाली चीज़ ना भी समझ आए तो आपकी बुक के अंदर जो कहानी लिखी हुई है वो यहाँ तक लिखी हुई है, बस कहानी यहाँ तक लिखी हुई है कि ये जो आपको ये जो आपके पास ड्रॉप है, ये जो आपके पास रेन ड्रॉप है, ये इस तरह से लाइट को एमिट कर देता है, बस ये इस तरह से लाइट को एमिट कर देता है। और एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि ये जो एंगल होता है, जिस एंगल के ऊपर ये फिर जिस साइड से ये आई थी, इसका और साथ ही साथ इसका अगर आप एंगल देखोगे तो ये 42 डिग्री होगा, दोनों का जो एंगल होगा वो 42 डिग्री होगा। रेड से लेकर यहाँ तक का अगर एंगल देखोगे तो वो 42 डिग्री होगा। तो बस ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, जो सारी की सारी तकरीबन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आपको अगर याद करनी हो तो आप गाइड से और या तो फिर बुक से भी अगर पढ़ो तो सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर समझ में आ जाएंगी। अब सबसे आखिरी चीज़ और सबसे मज़े की चीज़ कि ये जो हमारे पास पेपर है ये आपको येलो क्यों नज़र आ रहा है। हमने बात क्या की कि ये जो आपके पास पेपर है ये कलरलेस है, जितने भी मटेरियल्स है सारे के सारे कलरलेस हैं। ये आपको येलो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये येलो वाला पेपर है, येलो वाला पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये रिफ्लेक्टर ऑफ येलो वेव होगा। ये जो पेपर है इसके ऊपर लगा हुआ है, इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि ये रिफ्लेक्टर ऑफ येलो वेव है, येलो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे पास बीम ऑफ लाइट आई, इसके ऊपर पड़ी, बीम ऑफ लाइट्स काफ़ी सारी आई, मतलब काफ़ी सारी बीम्स ऑफ लाइट्स आई, काफ़ी सारी बीम्स ऑफ लाइट्स आई। हर बीम ऑफ लाइट के अंदर जो है वो आपके पास येलो वाली जो लाइट है वो मौजूद होती है, और काफ़ी सारी बीम ऑफ लाइट जो है उसके ऊपर पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास मटेरियल कौन सा है कि ऐसा मटेरियल कि जो रिफ्लेक्टर ऑफ येलो वेव है, येलो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी वेव्स का क्या होगा, एक बीम के अंदर कितनी हमारे पास वेव्स होती हैं, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग 7 बताते हैं, तो वही वेब ग्योर यहाँ पे लिख दो कि वेब ग्योर, ये सारी की सारी। अब ये अगर रिफ्लेक्टर ऑफ येलो आपके पास लाइट है तो इसका मतलब कि बाकी सारी की सारी लाइट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सारी की सारी लाइट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब जो मटेरियल है।
जब इसके ऊपर लाइट, अभी भी जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये क्या कर रहा है कि ये जितना भी हमारे पास पोर्शन है, ये वाला वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और साथ ही साथ जो रेड है, ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है ये एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ येलो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि येलो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में जा रही है और मेरी आंख जो है वो मुझे ये फील करवा रही है कि या फिर मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि जो आपके पास वो ये वाला पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है ये येलो है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर से येलो लाइट आ रही है, इसके ऊपर से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट मेरी आंखों तक जा रही है वो येलो जा रही है, तो तभी मुझे जो है वो ये येलो नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर इस रेड वाले की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये हमारे पास होगा रिफ्लेक्टर ऑफ रेड लाइट या फिर रेड वेव। बाकी सारी की सारी वेव्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ रेड वाली वेव को ये एमिट करेगा और वो फिर हमारी आंखों के अंदर जाएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो हमारे पास मटेरियल है ये रेड कलर का बना हुआ है या फिर ये रेड कलर का है। ये सारे के सारे कलर्स के साथ ये होता है क्योंकि हमारे पास इसके अंदर वैरायटीज़ ऑफ कलर्स हैं, मिलियंस ऑफ वेव्स हैं, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं। यही वजह है कि हम अपने इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो रंग देख रहे होते हैं, क्योंकि जो मटेरियल होते हैं जो आपको कलर दे रहे हैं डिफरेंट किस्म का, वो उसी किस्म के कलर के रिफ्लेक्टर होते हैं, उसी किस्म के वेव के रिफ्लेक्टर होते हैं, उसी किस्म की वेव को जो सनलाइट के अंदर मौजूद है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और वो चीज़ जो हमें नज़र आती है। सारे के सारे कलरफुल जितने भी आपके पास मटेरियल हैं उनके पीछे ये रीज़न है। ब्लैक और वाइट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, ब्लैक और वाइट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। ब्लैक और वाइट ये बेसिकली जितने भी वाइट मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं कि सारी की सारी वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ये भी यहाँ पे जो ये वाइट है, ये वाइट मुझे क्यों नज़र आ रहा है, जैसे ये बोर्ड है या फिर पीछे जो हमारे पास ये दीवार है, ये वाइट क्यों नज़र आ रही है हमें, क्योंकि ये जितनी भी वेव्स इसके ऊपर पड़ती हैं सारी की सारी विब की ओर, पूरी की पूरी वेव्स जितनी भी इनके ऊपर पड़ती हैं ये सबको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, पूरी की पूरी बीम को ही रिफ्लेक्ट करवा देते हैं विब की ओर। यहाँ पे बनाओ विब की ओर। और वाइट वालों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये विब ग्योर के रिफ्लेक्टर होते हैं, यानी कि सारी की सारी वेव्स के रिफ्लेक्टर होते हैं। जैसे इनके ऊपर पड़ती हैं सब की सबको जो है वो पूरी की पूरी बीम को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब वो हमारी आंखों में जाती है तो सारी की सारी एक साथ जा रही होती हैं, तो इसलिए वो जो चीज़ है वो हमें वाइट नज़र आती है। सारी की सारी एक साथ जाएंगी तो सारे ये जो हमें मटेरियल है ये वाइट नज़र आएगा। ब्लैक कब नज़र आता है? ब्लैक तब नज़र आता है कि जितनी भी हमारे पास ब्लैक चीज़ें हैं, ब्लैक बॉडीज़ हैं, ब्लैक मटेरियल जो हमें ब्लैक नज़र आते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सारी की सारी पूरी की पूरी विब ग्योर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैक वाले एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ब्लैक वाले मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ब्लैक कलर की जितनी भी आपके पास मटेरियल्स होते हैं बेसिकली वो एब्जॉर्बर और ऑफ विब ग्योर होते हैं। वो सारी की सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती जो हमारी आंख तक जाए, कोई भी लाइट बचती नहीं है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आंख तक जाए। तो इसलिए वो जो चीज़ है वो हमें ब्लैक नज़र आती है कि कोई लाइट आई नहीं वहाँ से, ब्लैक नज़र आती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़े से आपके लेवल के हिसाब से जो थे वो हाई थे, लेकिन क्योंकि आपका बेसिक ही है ये, अगर यहीं पे ये बातें ना पता लगेंगी तो आगे कहाँ पे जाके पता लगेंगी। इसलिए वजह ये थी कि ये सारी की सारी जो बातें थी ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। यही रीज़न होता है कि गर्मियों के अंदर हमें कहा जाता है कि आप वाइट कपड़े पहनो। गर्मियों के अंदर हमें बोला जाता है कि आप वाइट कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि वाइट कपड़े क्या करते हैं कि सारी की सारी जो हमारे पास लाइट रेज है ज़्यादातर उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी हमें महसूस नहीं करवाते। अगर आप गर्मियों में ब्लैक पहनो तो ब्लैक कलर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप करके देख लेना कि ब्लैक कलर जो है वो गर्मियों के अंदर पहनना आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फिर गर्मी है वो आपको ज़्यादा लगने लग जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो आज की वीडियो थी, आज के टॉपिक्स थे, आज की बातें थी जो हमने डिस्कस की काफ़ी डिटेल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।